शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान मेन प्रोविजंस ऑफ राइट टू एजुकेशन 2009। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा प्रमुख प्रावधान दिया गया है राइट टू एजुकेशन 2009 में। जैसे आइए आगे हम लोग जानते हैं। पहला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस अधिनियम का मुख्य तत्व है कि 6 से 14 वर्ष तक सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा। यानी जो भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिलेगा सारे स्कूल्स में, सरकारी विद्यालय में। दूसरा है वंचित बालकों की पूर्ण शिक्षा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई बालक 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश न लेकर बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश लेता है और 14 वर्ष तक की आयु में उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती तो भी उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी जो बच्चे कभी कभी छूट जाते हैं, जैसे गरीब होते हैं तो उनके परिवार उन्हें पढ़ा नहीं पाते, वैसे बालकों को बड़ा होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा फ्री में दी जाएगी। तीसरा है विद्यालय परिवर्तन का अधिकार। यदि कोई बालक किसी भी कारणवश अपना विद्यालय परिवर्तन करना चाहता है तो उसे विद्यालय परिवर्तन का अधिकार होगा। यानी कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि वो अब ये स्कूल में ना पढ़ करके दूसरे स्कूल में पढ़े तो उसे अधिकार होगा कि वो स्कूल बदल सके। चौथा है केंद्र तथा राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम को लागू करने में जो व्यय होगा केंद्र सरकार उसका ब्यौरा तैयार करेगी तथा प्रांतीय सरकारों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मदद करेंगी संसाधन उपलब्ध कराने में, जैसे वित्तीय या फिर बुक्स या फिर कैरिकुलम ही चेंज करना हो। पांचवा है प्रांतीय सरकारों तथा स्थानीय संस्थानों को विद्यालय स्थापना का अधिकार। अधिनियम में लागू होने के 3 सालों के अंदर राज्य सरकारें तथा स्थानीय संस्थाओं को ऐसे क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करने होंगे जहां पर स्कूल नहीं है, यानी दूर दराज के क्षेत्रों में भी। छठा है प्रांतीय सरकारों के कर्तव्य। प्रांतीय सरकारें निश्चित आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रवेश तथा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। साथ ही स्कूल भवन, अध्यापक और अध्यापन सामग्री की भी व्यवस्था करेगी। सातवां स्थानीय संस्थानों के कर्तव्य। यानी जो स्थानीय संस्थान है उनके क्या क्या कर्तव्य है। स्थानीय संस्थानें भी राज्य सरकार के लिए बनाए गए सभी नियमों का पालन करेगी। अब जानते हैं हम लोग इसमें विद्यालय का उत्तरदायित्व क्या है। सरकारी विद्यालयों में तो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी, साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों को भी आर्थिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होगी। यानी जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी जो बहुत गरीब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25% सीट रिजर्व है। वहाँ पे उन्हें फ्री में पढ़ाया जाता है, उन्हें फ़ी नहीं ली जाती, बुक कॉपी और सारे फैसिलिटीज़ उनको फ्री में मिलती है। नवा है माता पिता का कर्तव्य। यानी बच्चे के फ्यूचर के लिए माता पिता का क्या कर्तव्य है। माता पिता का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को स्कूलों में अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश दिलाएं, यानी कि उनका एडमिशन करवाएं। 10वां है शुल्क। कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिभावकों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले सकता। यानी किसी भी प्रकार का कोई चार्जेज फ़ी नहीं ले सकता सरकारी स्कूल अभिभावकों से। 11वां है अनिवार्य प्रवेश। कोई भी विद्यालय जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बालक को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। यानी अगर बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसा कोई विद्यालय नहीं कर सकता कि बच्चे का एडमिशन वो ना ले। प्रवेश तिथि समाप्त हो जाने के बाद भी बालक को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाए। मतलब अगर एडमिशन का डेट ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी अगर कोई बच्चा छूट जाता है और एडमिशन लेना चाहता है तो उसे स्कूल को एडमिशन देना होगा। अगला है दंड की व्यवस्था। किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक दंड देना कानूनन अपराध है और विद्यालयों में इसका प्रयोग ना किया जाए। यानी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई दंड का प्रावधान नहीं है स्कूलों में। अगला है अनुत्तीर्ण न होना। किसी भी बच्चे को कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। यानी कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो ऐसा नहीं है कि उसे फेल कर दिया जाएगा,
हाँ उसकी सहायता की जाएगी अलग से पढ़ने में, और उसे स्कूल से भी नहीं निकाला जाएगा। 14वां है मान्यता। कोई भी स्कूल जिसने मान्यता न ली हो चलाया नहीं जा सकता, यानी किसी भी स्कूल के पास जिसके पास मान्यता नहीं है वो वैलिड नहीं है और वो स्कूल चलाया नहीं जा सकता। मान्यता उन्हीं स्कूलों को दी जाएगी जो मान्यता संबंधी नियम पूरी करेंगे। उन्हीं स्कूलों को सिर्फ मान्यता मिलती है जो जरूरी नियम उनके पास हो। 15वां प्रबंधन समिति। सभी निजी स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। इस समिति में जनप्रतिनिधि, अध्यापक तथा अभिभावकों की भी सहभागिता होगी। 16वां अध्यापक। केंद्र सरकार अध्यापकों की नियुक्ति के मानक, न्यूनतम योग्यता, सेवा शर्तों का निर्धारण करेगी। यानी कोई भी शिक्षक नहीं बन सकता, उसके पास न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए नियुक्ति के मानक में, और सेवा शर्तों का जो बोला जाएगा वो अगर कोई भी अध्यापक पूरा कर पाता है तो ही वो अध्यापक बन सकता है। 17वां अध्यापक कर्तव्य कि अध्यापक का क्या क्या कर्तव्य है। अध्यापकों का कर्तव्य है कि वह अपना कार्य पूरी निष्ठा से करें, समय से स्कूल आए, पाठ्यक्रम पूरा करें, आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों का निर्माण करें तथा समय समय पर अभिभावक अध्यापक बैठकों का आयोजन करें। यानी अध्यापक का क्या क्या कर्तव्य है। अध्यापक का कर्तव्य है कि शिक्षण विधियों का निर्माण करे कि कैसे पढ़ाना है, कौन से बच्चे को कैसे पढ़ाना है, तथा समय समय पर पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग भी करें। 18वां है छात्रों की संख्या 40 बालकों का पर एक शिक्षक की नियुक्ति हो। मतलब 40 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना अनिवार्य है। 19वां है ट्यूशन। कोई भी सरकारी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। मतलब बताया गया है RT 2009 में कि अगर कोई सरकारी टीचर है तो प्राइवेट ट्यूशन यानी पैसे लेकर बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकता है। 20वां है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। मतलब पाठ्यक्रम में हमारे लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें होनी चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। 21वां है मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार किया जाए तथा इसे व्यापक बनाया जाए। 22वां है परीक्षा। शैक्षिक सत्र के अंत में बालकों की परीक्षा ली जाए। शिक्षा पूरी करने वाले बालकों को प्रमाण पत्र भी दिया जाए, यानी अंत में बालकों की एग्जामिनेशन हो और उन्हें पासिंग सर्टिफिकेट भी मिले। 23वां है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। केंद्र सरकार इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करे। अगला है राज्य सलाहकार परिषद। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तो गठित हो गया, अब राज्य स्तर पर भी राज्य सरकार परिषद बनाया गया है। राज्य सरकारें इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा परामर्श देने के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी। अगला है शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाएगा। यानी अगर शिक्षक की रिक्तियां खाली हैं तो उसे भरा जाए ताकि शिक्षकों की कमी ना हो। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मानक को अनुसूची में परिवर्ध तथा उसका लोप करके उसका संशोधन करेगी। 27वां है विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। 3 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने और जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था करेंगे। अगला है सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम अथवा इससे संबंधित बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में सरकार, आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति या अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या विवाद की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। अगला है अभियोजन के पूर्व मंजूरी। अधिनियम का पालन न करने पर धारा 13, 18 एवं 19 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन सरकार या निर्दिष्ट अधिकारी के पूर्व मंजूरी के बिना स्थापित नहीं किया जाएगा। 30वां है विद्यालय विकास योजना। सभी सहायक प्राप्त विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेंगे जिसमें जनप्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक होंगे। यह समिति विद्यालय की
शिक्षा व्यवस्था की देखभाल के साथ ही विद्यालय के विकास के लिए योजना भी तैयार करेगी, जिससे बालकों को सरल एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट है प्रांतीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति, यानी प्रांतीय सरकार को भी कुछ छोटी छोटी नियमों बनाने की शक्ति है। राज्य सरकारों को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम, उपनियम एवं अधिसूचना द्वारा बना सकेगी तथा उसकी निगरानी के लिए भी प्रबंध करेगी। 32वां तथा लास्ट है शिक्षा के अधिकारी की निगरानी और शिक्षा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर विद्यालय में जाकर इस बात की देखभाल एवं परीक्षण करेगा कि बालकों को उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। मतलब शिक्षा अधिकारी स्कूलों में जाएंगे और निरीक्षण करेंगे कि स्कूल में सही से पढ़ाई हो पा रहा है कि नहीं, बालकों का सही से विकास हो पा रहा है कि नहीं, या कुछ कमी रह गई है तो प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, तथा उन्हें जो शिक्षा दी जा रही है उनका उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकार को, राज्य स्थानीय अधिकारियों को एवं स्थानीय अधिकारी प्रबंध समिति को समय समय पर अधिनियम को पूर्ण करने के संबंधी निर्देश देंगे। राज्य सरकारें अधिनियम के कार्यान्वयन नियम बना सकती है।